Good morning, Palash and Chetan. Good morning, ma'am. Good morning, Palash. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तुम्हारा मेडिकल टेस्ट हो तो मुझे बताना। कल मैंने आप लोगों के टेस्ट केसेस चेक किए, मुझे टेस्ट केसेस ठीक लगे। पलाश के भी अच्छे हैं, चेतन के भी अच्छे हैं, दोनों के अच्छे हैं। सिर्फ चेतन मैंने क्या बताया आपको, आई थिंक फीडबैक दिया, एक दो टेस्ट केसेस मिक्स हो गए ऐसा लगा। मैं आपको Okay. बताती हूँ कैसे लिखना है। पलाश आपको भी बताती हूँ जो चेंजेस करना है उसके लिए, ठीक है। ठीक है। एक्चुअली मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था उधर, तो इसके लिए मुझे मैं कैंसिल का और सबमिट का वो मिक्स हो गया था आई थिंक। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। इनिशियली जब आप टेस्ट केस राइटिंग करते हो ऐसा होता है। एक मिनट है, मैं ओपन करती हूँ। सेम ही है ना सारे, मुझे सेम ही लगे, राइट। दो तीन मेल आए उसके लिए मुझे। एक्चुअली मैम वो जो था ना मेरे डबल सेंड हुआ था, मेरे से सेंड नहीं हुआ था ना, मैं इसीलिए ट्राई किया वापस। तो मुझे ओके, पता नहीं चला ऑलरेडी पहले वाला सेंड हुआ है कि नहीं। हाँ हाँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस यस मैम। ये चेतन का है टेस्ट केसेस, ये चेतन के टेस्ट केसेस है। तो यहाँ पे आएगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो ये रजिस्ट्रेशन टू चेक रजिस्ट्रेशन फीचर ऐसा लिखो यहाँ पे। ओके। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा चलता है चेंजेस, लेकिन मैं और अच्छा बता रही हूँ। आपका गलत है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ ये दो ओके तीन मिक्स हो गए। हाँ, ओके। थोड़ा और कैसे अच्छा लिख सकते हैं वो बता रहे हैं। ये देखो, और इसके श्योर बाद श्योर। क्या बोल रहे हो, ये देखो। हाँ हाँ ठीक है मैम। रजिस्ट्रेशन फीचर विथ वैलिड डेटा, ठीक है। चूज लॉग इन विंडो, लैपटॉप कनेक्शन, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। स्टेप्स, ये स्टेप्स भी मुझे ठीक लगे। इसमें टू निकाल दो सिर्फ। क्लिक ऑन फेसबुक रजिस्ट्रेशन लिंक एंड ओपन, ओके, ये ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो, मतलब आपने सब कुछ एंटर किया है कि आपने सिर्फ दो ही चीजें एंटर की है, चेतन? किया था। हाँ दो ही चीजें इंटर किया था मैम, मतलब वो। अच्छा, मतलब रजिस्ट्रेशन पेज में और भी चीजें हैं लेकिन आपने सिर्फ दो चीजें हाँ एंटर की। यस यस हाँ। वो फोन नंबर वगैरह वो सब उसमें था ऑप्शनल में, वो कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडीज। ओके ओके, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, टू चेक रजिस्ट्रेशन फीचर, ओके, व्हेन डेटा एंटर्ड इन some when some fields are blank। ओके। कुछ fields को आपने blank रखा है इसके लिए। हाँ तो हाँ click on यस। registration form, fill the details like name and surname, click on submit, fine। यहाँ पे expected result आएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह आप लिखो error, registration should not be done,
ये लिखा है आपने, इनकरेक्ट डिटेल्स आर फिल्ड। इनकरेक्ट नहीं है, डेटा आपने करेक्ट एंटर किया है, सिर्फ 2 फील्ड्स में एंटर किया है। हाँ मतलब वो कभी कभी एक्सपेक्टेड में भी हो सकता है ना कि इनकरेक्ट वगैरह, तो इनकरेक्ट आता है कुछ, मतलब वो वैलिडेशन वगैरह रहेगा तो। तो उसके लिए अलग टेस्ट केस लिखने का, एक ही टेस्ट केस ओके में नहीं आएगा। जैसे ओके अभी ये ओके। टेस्ट केस में क्या किया है आपने, ब्लैंक रखा है, तो ब्लैंक यस। रखा है तो क्या आएगा उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी डन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में शुड लिखना चाहिए, हाँ। रजिस्ट्रेशन शुड नॉट यस। बी डन एंड एरर शुड बी डिस्प्लेड। ओके। फिर जो है इनकरेक्ट डेटा, इनकरेक्ट डेटा का सेकंड टेस्ट केस बनाओगे आप। यस यस। ओके, उसमें टू चेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म विथ इनकरेक्ट डेटा, एंटर इनकरेक्ट डेटा इन द नेम फील्ड, क्लिक ऑन सबमिट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एरर शुड बी डिस्प्लेड। ठीक है, यस यस मैम। इसके बाद आपने लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट। आपने सिर्फ फोन नंबर एंटर किया है क्या यहाँ पे? अच्छा, कैंसिल करना है आपको। हाँ। 1 मिनट में फेसबुक ओपन करती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट ना? यस यस। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या एंटर किया बोल रहे हो, फोन नंबर, राइट? इफ नॉट रिक्वायर्ड जेंडर, इसका मतलब क्या, आपको सब कुछ एंटर नहीं करना है, सिर्फ फोन नंबर एंटर करना है, राइट? तो पहले वाला जैसा टेस्ट के सब वैसे ही बनाना है, बराबर? हाँ यस मैम। ओके, तो टू चेक क्रिएट न्यू अकाउंट, when mandatory details are not entered और when mandatory details are blank। पहले जैसा ही टेस्ट केसिंग है। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, बटन पे क्लिक करना है, साइन अप पे यस। क्लिक। तो वही वो पहले जैसा मैसेज है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी डन, एरर शुड बी डिस्प्लेड। यस यस। ठीक है, यस मैम। अभी पलश आपका भी मैं ओपन करती हूँ, आप दोनों को बता देती हूँ एग्जैक्टली मुझे क्या बताना है। वो आ गया, पलश ने भी भेजा था। टू चेक वेदर वॉइस मैसेज डिलीवर्ड और नॉट, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन आईडी इज ओपन, एंटर वॉइस मैसेज, क्लिक ऑन सेंड। वॉइस मैसेज इज डिलीवर्ड और नॉट, यहाँ पे और नहीं आएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या आता है, और नहीं आता। आप ये चेक करें कि वॉइस मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या होना चाहिए, अगर आपने वॉइस मैसेज एंटर किया और सेंड पे क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, वॉइस मैसेज सेंड होना चाहिए, बराबर ना? ये देखो ना, ये स्टेप अगर आप करते हो
वॉइस एंटर करते हो और सेंड करते हो तो क्या होना चाहिए पलश? पलश, हेलो, आई थिंक उसका मेडिकल नहीं नहीं टेस्ट। मैम, एक्चुअली इंटरनेट का इश्यू नहीं है मैम, यहाँ पे वो मेडिकल वाले लोग को समझ ही में नहीं आ रहा है एड्रेस, उनको ही समझाने के चक्कर में हो गया। अब मैं यहाँ ओके क्लास में था ही नहीं, अभी आया हूँ जस्ट। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पलश, मैं अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। मैं आपके टेस्ट केसेस चेक करके और चेतन के टेस्ट केस को फीडबैक दिया, आपका टेस्ट केस का भी फीडबैक दे रही हूँ। टेस्ट केस में ये ठीक लिखा है आपने, टू चेक वेदर वॉइस मैसेज इज डिलीवर्ड और नॉट, यहाँ भी ये भी ठीक है। उसके बाद ये भी ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या आना चाहिए? और नहीं लिखना है। वॉइस मैसेज इज डिलीवर्ड और नॉट, और के लिए अलग टेस्ट केस बनता है। अगर आपने वॉइस मैसेज एंटर किया और सेंड किया तो क्या होना चाहिए? वॉइस मैसेज सेंड होना चाहिए, बराबर ना? हेलो, हेलो पलश, आवाज आ रहा है पलश? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको लिख के ही बता देती, भेज देती। और नहीं आएगा, इमोजी should get sent। ठीक है। ठीक है मैम। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऐसा आएगा। तो और जो होता है ना, और कभी भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट में नहीं आएगा, कभी भी और लिखना ही नहीं है टेस्ट केस में, आइदर और के लिए दूसरा टेस्ट केस बनाना है। ठीक है मैम। ठीक है। सो ये टू चेक वेदर वॉइस मैसेज इज डिलीवर्ड और नॉट, एंटर वॉइस मैसेज सेंड, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज वॉइस मैसेज शुड गेट। अगर आपने वॉइस सेंड किया है तो वॉइस सेंड होना चाहिए। अगर इमोजी आपने सेंड किया है तो इमोजी सेंड होना चाहिए। तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में कैसे लिखोगे? इमोजी शुड गेट सेंड एंड डिलीवर टू सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट। ठीक है मैम। ठीक है। उसके बाद टू चेक लॉगिन, लॉगिन लिखना है, लॉगिन फॉर्म नहीं, टू चेक लॉगिन फंक्शनैलिटी। लॉगिन फॉर्म पे हम लोग लॉगिन को चेक करें ना, टू चेक लॉगिन फंक्शनैलिटी, ठीक है। क्लिक ऑन लॉगिन बटन, एंटर लॉगिन डिटेल्स, क्लिक ऑन सबमिट। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, एक्सपेक्ट ऑब्जेक्टिव में सिर्फ क्या लिखो? टू चेक लॉगिन फंक्शनैलिटी विथ वैलिड डेटा, ठीक है मैम। या फंक्शनैलिटी या फीचर, टू चेक लॉगिन फीचर विथ वैलिड डेटा। ठीक है मैम। ठीक है, चलो इसको चलो। कल हमारा रीटेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग तक हो गया था, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हमने क्या क्या किया था? चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 6 में टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है, मैंने टेस्ट केस आपको रन करके दिखाए, व्हाट्सएप का टेस्ट केस मैंने रन करके दिखाया आपको। उसके बाद में मैंने क्या बताया आपको? टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में क्या क्या होता है, व्हाट इज एंट्री क्राइटेरिया, टेस्ट एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होना चाहिए, व्हाट इज स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? व्हाट इज रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन साइकिल। यहाँ तक हमारा हो गया। अब है टेस्ट एग्जीक्यूशन एग्जिट क्राइटेरिया। टेस्ट एग्जीक्यूशन एग्जिट क्राइटेरिया का मतलब क्या? एग्जीक्यूशन कब
एंड होना चाहिए, एग्जीक्यूशन कब स्टॉप होना चाहिए, टेस्टिंग कब स्टॉप कर सकते हैं, तो टेस्टिंग कब स्टॉप करना चाहिए, टेस्टिंग को स्टॉप कब करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये कौन डिसाइड करता है, टेस्ट लीडर, मैनेजर और जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि टेस्टिंग को स्टॉप करना चाहिए कि नहीं। तो ये डिसीजन लेना है अगर टेस्टिंग को स्टॉप करना है या नहीं, ये कैसे लिया जाता है, तो बहुत सारी चीजें सोची जाती है, टेस्टिंग को स्टॉप करना है कि नहीं, ये करने के सोचने के लिए, डिसाइड करने के लिए बहुत सारी चीजें सोची जाती है। पहला क्या सोचा जाता है, कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल पास प्लान टेस्ट साइकिल्स। जितना टेस्टिंग के साइकिल प्लान किया था प्लानिंग में, अगर उतनी सारी टेस्ट साइकिल हो चुकी है तो फिर टेस्टिंग को स्टॉप कर सकते हैं। जैसे प्लानिंग में 3 साइकिल बोला था, हमने 3 टेस्टिंग की साइकिल कर ली तो टेस्टिंग को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद डिफेक्ट रेट फॉल बिलो सर्टेन लेवल, ये आई थिंक बताया था क्या मैंने कल, हो गया था ना। हाँ मैम, ये वाला तो हो गया था। हो गया था। वही मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी लास्ट वाले 2 टॉपिक बचे इस चैप्टर के, टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज। देखो टेस्टिंग स्टॉप करना है तो क्या स्टार्ट होगा, लास्ट टेस्टिंग का जो फेज है वो कौन सा है, टेस्ट क्लोजर। टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर लास्ट में क्या होता है, टेस्ट क्लोजर। टेस्ट क्लोजर मतलब बेसिकली टेस्टिंग को स्टॉप कर रहे हैं हम लोग। तो टेस्टिंग को स्टॉप करते टाइम पे क्या करना है, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम कंप्लीटेड टेस्ट एक्टिविटीज टू कंसोलिडेट एक्सपीरियंस और लर्निंग्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अभी टेस्टिंग को स्टॉप करना है तो क्या होगा, जितना भी टेस्टिंग हुआ है उसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा और वो डेटा कलेक्ट करके टेस्ट लीडर क्या बनाएगा, टेस्ट समरी रिपोर्ट। क्या बताया मैंने आपको, जितना भी टेस्टिंग हुआ है, ओके, तो टेस्ट लीडर क्या करेगा, जितना टेस्टिंग हुआ है उन सब सारे टीम मेंबर्स से डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले टेस्ट समरी रिपोर्ट बनाएगा। ये देखो, summarize the results of designated testing activities and have evaluation based on these results। इसका मतलब क्या, टेस्ट लीडर क्या करेगा, सारा डेटा कलेक्ट करके उसको उसका एक रिपोर्ट बनाएगा जिसका नाम होता है टेस्ट समरी रिपोर्ट। Summarize the results of designated testing activity and have evaluation based on these results। एक मिनट, समराइज द रिजल्ट्स ऑफ डेसिग्नेटेड टेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब जितनी भी टेस्टिंग एक्टिविटी हुई है उसका रिजल्ट समराइज करना और एक रिपोर्ट बनाना जिसको बोलते हैं टेस्ट समरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे टेस्ट समरी रिपोर्ट बनता है और टेस्ट समरी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। उसमें सारे ही फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, जैसे कितने टेस्ट केस बनाए गए, कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुए, कितने डिफेक्ट्स मिले, उसमें से कितने फिक्स हुए, ये सारा डिटेल उसमें रहता है। ये किसको दिया जाता है, समरी रिपोर्ट मैनेजमेंट को। फिर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि टेस्टिंग को स्टॉप करना चाहिए कि टेस्टिंग कंटिन्यू करना चाहिए। तो समरी रिपोर्ट को देख करके डिसाइड होता है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस। क्रिएशन ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस मतलब क्या, अलग अलग मैट्रिक्स बनाए जाते हैं। अभी टेस्टिंग स्टॉप कर रहे हैं तो कितना टेस्टिंग के लिए टाइम कितना लगा, कॉस्ट कितना लगा, ये देखने के लिए क्या बनाया जाता है, अलग अलग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से हमें ये पता चलता है कि टेस्टिंग के लिए कितना टाइम लगा, कितना कॉस्ट लगा। कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल, कितनी चीजें हम लोग प्लानिंग के मुताबिक कर पाए, कौन सी चीजें ऐसी थी जो हमने प्लान तो किया था बट एक्चुअली में नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने बताया था ऑलरेडी टेस्ट समरी रिपोर्ट बनाना। ओके, ये 2 बार हो गया यहाँ पे समराइज करना। टेस्ट समरी रिपोर्ट,
provides advice on the release readiness of application. टेस्ट समरी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट देख करके सब लोग डिसाइड करते हैं कि टेस्टिंग को स्टॉप करना चाहिए या टेस्टिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए। सो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट में क्या क्या होता है, कितनी टेस्टिंग की साइकिल हुई, हर साइकिल में कितने टेस्ट केस बनाए गए, एग्जीक्यूट हुए, ओके, हर साइकिल में कितने टेस्ट केस पास हुए, फेल हुए, ब्लॉक हुए, ये डिटेल, टोटल कितनी साइकिल की गई, हर साइकिल में कितने टेस्ट केस रन किए गए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने ब्लॉक हुए, हर साइकिल में कितने डिफेक्ट्स मिले, उसमें से कितने डिफेक्ट फिक्स हुए, कितने डिफेक्ट पेंडिंग है। उसके बाद लर्निंग्स। लर्निंग्स का मतलब क्या, जो टेस्टिंग हमने कंप्लीट किया उसमें क्या सीखने को मिला, जो टेस्टिंग हमने कंप्लीट की उसमें हमें क्या सीखने को मिला, क्या चीजें हमने, किन चीजों में गलतियां हुई, कौन कौन सी गलतियां हमने की जो आगे नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीजें हमने अच्छी की जो आगे भी होनी चाहिए। तो लर्निंग्स का मतलब क्या, कौन कौन सी चीजें हैं जो आगे भी होनी चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी है जो आगे नहीं होनी चाहिए। मतलब इस प्रोजेक्ट में हमसे जो गलतियां हुई वो आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, डूज एंड डोंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम का पेपर बहुत बुरा गया, अभी आप क्या करोगे, आगे अच्छा काम, अच्छे मार्क्स मिले इसके लिए आप क्या करोगे, सोचोगे ना कि क्या गलती हुई इस बार, जो गलती हुई वो आगे फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या गलतियां हमने की जो आगे चल के नहीं होनी चाहिए, कौन सी अच्छी चीजें की जो आगे भी होनी चाहिए। तो इसके लिए लिखा जाता है, ये लर्निंग्स लिखे जाते हैं, कौन सी चीजें अच्छी की जो आगे भी होनी चाहिए, कौन सी गलतियां की जो नहीं होनी चाहिए आगे, ये लिख के रखा जाता है ताकि आगे तो भी इम्प्रूव कर सके, आगे हम लोग और अच्छा काम कर सके। जैसे इस बार पेपर बुरा गया, एग्जाम बुरा गया, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप क्या करोगे, लिख के रखोगे कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी चीजें करनी चाहिए, पढ़ाई स्टार्टिंग से करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, टाइम पास, या बहुत कम टाइम पास करना चाहिए, या प्लान करना चाहिए टाइम, पढ़ाई का टाइम, टाइम पास का टाइम हमारा डिसाइडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख के रखा जाता है ताकि आगे एग्जाम्स अच्छी जाए, आगे वाले एग्जाम्स। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट में अच्छा काम हो आगे, इसके लिए लिखा जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ये, समझा। ये देखो ये दो चीजें समझिए क्या, देख लो एक बार।
दोनों स्लाइड्स देखो, चेक करो समझा है क्या। हाँ मैम ये वाला तो समझ में आ गया। चेतन, यस मैम, यस। एक्सक्यूज मी, ठीक है मैम। ओके चेतन, यस यस मैम। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 6 चैप्टर खत्म हुआ। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमने चैप्टर खत्म किया टेस्ट एग्जीक्यूशन। अभी हमने 6 वाला चैप्टर खत्म किया, टेस्ट एग्जीक्यूशन। जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ टेस्ट केसेस पास होते हैं, कुछ टेस्ट केसेस फेल होते हैं। जब भी कोई टेस्ट केस फेल होता है उसके लिए हमें क्या रिपोर्ट करना पड़ता है, डिफेक्ट। तो जब जब टेस्ट केस फेल होंगे हमें बग रिपोर्ट करना पड़ेगा, डिफेक्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो डिफेक्ट रिपोर्ट कैसे करना होता है, डिफेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या लिखना पड़ता है, ये हम लोग अभी देखेंगे इस चैप्टर में। एजेंडा, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, व्हाट इज अ डिफेक्ट और बग, डिफेक्ट क्या होता है, बग क्या होता है, रीजंस फॉर सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स एंड बग्स, डिफेक्ट रिपोर्टिंग, डिफेक्ट एट्रीब्यूट्स, defect severity and priority, defect life cycle, defect tracking tools। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे, डिफेक्ट क्या है, बग क्या है, डिफेक्ट क्यों आते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, व्हाट इज अ डिफेक्ट और बग, डिफेक्ट क्या होता है, बग क्या होता है। दोनों बग और डिफेक्ट सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफेक्ट कोई बग बोलते हैं, बग कोई डिफेक्ट बोलते हैं। अब कुछ लोग इसमें कुछ लोग ऐसा हो सकता है बोले कि डिफेक्ट और बग में डिफरेंस है। इंटरनेट पे आपको अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सेम है, कुछ लोग बोलेंगे अलग है। हम लोग डिफेक्ट एंड बग को सेम ही बोलते हैं। ओके, तो डिफेक्ट होता क्या है, जब भी इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट, देर इज अ डिफेक्ट। डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट। Defect is the difference between expected and actual result. For example, एप्लीकेशन में सपोज मैसेज सेंड करना है, हमें एक्सपेक्टेड है मैसेज सेंड होना चाहिए, बट मैसेज सेंड नहीं हो रहा, तो वो क्या है, इट्स अ डिफेक्ट। हमने मैसेज टाइप किया, सेंड पे सिलेक्ट किया सेंड, मैसेज सेंड होना चाहिए था बट मैसेज सेंड नहीं हो रहा, तो ये क्या है, इट्स अ प्रॉब्लम। जो एक्सपेक्टेड था वैसा एप्लीकेशन नहीं कर रहा है। ओके, एक्सपेक्टेड था मैसेज सेंड होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, डिफेक्ट है। डिफेक्ट को हम लोग बग भी बोलते हैं। देयर आर 5 rules to decide whether it is really a defect or not। डिफेक्ट सच में डिफेक्ट है कि नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए 5 रूल्स है। देयर आर 5 रूल्स। पहला रूल, application doesn't do something which requirement specification says it should do। एप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिसके लिए रिक्वायरमेंट पे दिया है उसने करना चाहिए।
ओके, एप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिसके लिए रिक्वायरमेंट में आया है, रिक्वायरमेंट में दिया है, उसने करना चाहिए। जैसे रिक्वायरमेंट में दिया है कि एप्लीकेशन में फीडबैक ऑप्शन होना चाहिए, यूजर को अपना फीडबैक देते आना चाहिए। बट जब टेस्टिंग किया गया एप्लीकेशन को तो पता चला एप्लीकेशन में फीडबैक ऑप्शन नहीं है, रिव्यू ऑप्शन नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीडबैक होना चाहिए था, एप्लीकेशन में नहीं है, तो इट्स अ डिफेक्ट, इट्स अ बग। ओके, पहला रूल क्या है कि एप्लीकेशन वो चीज नहीं कर रहा जो रिक्वायरमेंट में बोला है उसने करना चाहिए। एप्लीकेशन वो चीज नहीं कर रहा जिसके लिए रिक्वायरमेंट में दिया है उसने करना चाहिए। अगर एप्लीकेशन कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहा जो रिक्वायरमेंट में लिखी है तो वो डिफेक्ट है। जैसे एप्लीकेशन में फीडबैक ऑप्शन होना चाहिए था, एप्लीकेशन में फीडबैक नहीं है, तो वो डिफेक्ट है। दूसरा, application does something which requirement specification says it should not do। एप्लीकेशन वो चीज कर रहा है जिसके लिए रिक्वायरमेंट बोल रही है नहीं करना चाहिए। रिक्वायरमेंट बोल रहा है एप्लीकेशन ने ये नहीं करना चाहिए, बट एप्लीकेशन वो चीज कर रही है। जैसे यूजर्स को अपना पेज कस्टमाइज करते नहीं आना चाहिए, यूजर्स को होम पेज कस्टमाइज करते नहीं आना चाहिए। लेकिन जब टेस्टिंग किया गया तो पता चला यूजर्स को होम पेज कस्टमाइज करते आ रहा है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से होम पेज कस्टमाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग किया गया तो पता चला होम पेज कस्टमाइज हो रहा है। और एक एग्जांपल देती हूँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉपिंग कार्ट में ऐड आइटम किसको करते आना चाहिए? सिर्फ लॉगिन करने के बाद रजिस्टर्ड यूजर को करते आना चाहिए। जब रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन करता है उसको शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड करते आना चाहिए। लेकिन जब टेस्टिंग किया गया तो पता चला कि ऐड टू कार्ट, ऐड आइटम टू कार्ट किसी को भी करते आ रहा है, बिना लॉगिन के भी हो रहा है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या था कि ऐड टू कार्ट कब होना चाहिए? लॉगिन के बाद, रजिस्टर्ड यूजर के लिए होना चाहिए। लेकिन पता चला बिना लॉगिन के भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या बोल रही थी? ऐड टू कार्ट सिर्फ लॉगिन के बाद होना चाहिए, बट लॉगिन के पहले भी हो रहा है, सो ये डिफेक्ट है। application does something which requirement specification doesn't mention। एप्लीकेशन ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है जिसके लिए रिक्वायरमेंट में दिया नहीं है। एप्लीकेशन कुछ तो भी एक्स्ट्रा कर रहा है जिसके लिए रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं है, वो क्या है? डिफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड रूल का एग्जांपल क्या आएगा? थर्ड रूल का एग्जांपल ये आएगा, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के रिक्वायरमेंट में लिखा गया था कि कैलकुलेटर ने ऐड करना चाहिए, सब्सट्रैक्शन करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए। कैलकुलेटर एडिशन कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, सब्सट्रैक्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्क्वायर रूट भी निकाल रहा है। स्क्वायर रूट के लिए दिया था कि रिक्वायरमेंट में नहीं दिया था, लेकिन एप्लीकेशन स्क्वायर रूट निकाल रहा है। तो स्क्वायर रूट क्या है? एक्स्ट्रा है। उसके लिए रिक्वायरमेंट में दिया था क्या? नहीं दिया था। सो इट इज एन एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है एप्लीकेशन में, ओके, उसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। स्क्वायर रूट के लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो स्क्वायर रूट एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, तो वो क्या है? डिफेक्ट है। जब भी कोई चीज एक्स्ट्रा है जो रिक्वायरमेंट में नहीं थी वो एप्लीकेशन में है, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं। एक्स्ट्रा चीजों को भी डिफेक्ट ही बोलते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो एप्लीकेशन में दिख रही है वो डिफेक्ट है। चौथा रूल क्या बोल रहा है?
चौथा रूल ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन वो नहीं कर रहा जो रिक्वायरमेंट में नहीं दिया है, बट उसने वो करना चाहिए, और अगर वो नहीं कर रहा है तो वो डिफेक्ट है। तीसरा रूल क्या बोल रहा था, थर्ड रूल, कि अगर रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा है फिर भी एप्लीकेशन कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा चीज है, तो उसको हम लोग डिफेक्ट बोलेंगे। और चौथा रूल क्या बोल रहा है, अगर एप्लीकेशन वो चीज नहीं कर रहा है जो रिक्वायरमेंट भी नहीं लिखी है लेकिन उसने करनी चाहिए, तो वो डिफेक्ट है। इसका मतलब क्या, चौथा रूल क्या बोल रहा है? चौथा रूल थोड़ा ट्रिकी बताया गया है। इसका मतलब ये है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉमन सेंस होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉमन सेंस होती है। हर चीज रिक्वायरमेंट में लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें कॉमन सेंस भी होती है। सो अगर एप्लीकेशन वो चीज नहीं कर रहा है जो रिक्वायरमेंट में नहीं लिखी है क्योंकि कॉमन सेंस है, लेकिन उसने वो करना चाहिए था, तो वो डिफेक्ट है। जैसे यूजर जब भी पासवर्ड टाइप करे, पासवर्ड एनक्रिप्ट होना चाहिए, पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। ये कॉमन सेंस है कि जब भी यूजर पासवर्ड टाइप करता है पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, वो एनक्रिप्ट होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन पासवर्ड को दिखा रहा है तो वो डिफेक्ट है, चाहे उसके लिए रिक्वायरमेंट हो या ना हो। ये कॉमन सेंस है। पासवर्ड जब भी टाइप करता है यूजर सिक्योरिटी के लिए होता है पासवर्ड, सो पासवर्ड हमेशा कैसा होना चाहिए, एनक्रिप्ट होना चाहिए। इफ एप्लीकेशन इज शोइंग द पासवर्ड इट्स अ डिफेक्ट whether it is mentioned in the SRS or not mentioned. Application is difficult to understand, hard to use or slow. अगर एप्लीकेशन समझने के लिए डिफिकल्ट है, एप्लीकेशन स्लो है, तो उसको भी हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। एक बार देख लो ये सारे रूल्स। यस, कोई भी रूल ऐसा है जो नहीं समझा है? हाँ हाँ, समझा है। ओके, पलाश।
पलश आप हो वहां पे? हाँ मैम, मैम मेरा अभी टेस्ट शुरू होने वाला है तो इसलिए। अच्छा अच्छा, समझा ही है पलश? हाँ मैम। ये समझा? हाँ मैम। हाँ ठीक है, आपका टेस्ट चालू हो जाए तो बताओ मुझे, ठीक है? मैम अभी शुरू हो गया है एक्चुअली। हो गया? 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट लगेगा? हाँ। ठीक है, 10 मिनट के लिए कुछ और करवाती हूँ फिर मैं। हम्म। ओके। चलो चेतन, क्या करें अभी हम लोग? आपको क्या सजेशन है? नया कुछ स्टार्ट? हम्म। मैं देखो मतलब जो कौन सा टॉपिक अभी ये लेने वाले हैं अभी। क्या? थोड़ा जोर से बोलो चेतन। हाँ मतलब कौन सा अभी जो मतलब न्यू टॉपिक है मतलब इसमें अभी ये सब, नहीं तो रिवीजन भी कर सकते हैं मैम हम लोग। क्या कर सकते हैं? रिवीजन जब तक प्लस आ रहा है तब तक। ठीक है, चलेगा। बोलो चेतन, आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं। टेस्ट नहीं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। यस। बताओ मुझे, व्हाट इज आरटीएम? आरटीएम मतलब वो मतलब आरटीएम का फुल फॉर्म होता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। यस इन आरटीएम वी मैप टेस्ट केसेस विथ रिक्वायरमेंट्स। हर टेस्ट केस को रिक्वायरमेंट के साथ लिंक किया जाता है, रिलेट किया जाता है। यस यस। आरटीएम क्यों बनाया जाता है? टू चेक द रिक्वायरमेंट कवरेज। ये हम्म। देखने के लिए कि सारी रिक्वायरमेंट टेस्ट केस से कवर हो रही है क्या, हर टेस्ट के हर रिक्वायरमेंट्स के लिए टेस्ट केस बनाया है कि नहीं बनाया। ये चेक और करने के लिए क्या किया जाता है? आरटीएम बनाया जाता है। यस, और वो उसके मैम यूजर के रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है ना वो। हम्म। यूजर के फुलफिलमेंट के हिसाब से वो अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है ना। मेनली यही है ना, मतलब हर रिक्वायरमेंट के लिए टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं। यस। ओके। हम्म। क्योंकि क्या होगा, अगर हमने टेस्ट केस बनाया है लेकिन हर रिक्वायरमेंट के लिए नहीं लिखे हैं, तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी है जिसके लिए टेस्ट केस नहीं लिखा गया, तो वो चेक करने के लिए आरटीएम बनता है, क्योंकि हर ओके। रिक्वायरमेंट टेस्ट होनी चाहिए। यस यस। ठीक है, उसके बाद आरटीएम क्यों बनाया जाता है, दूसरा और एक रीजन है। हाँ। कल हमने ये देखा था, इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए आरटीएम यूज होता है। यस इम्पैक्ट एनालिसिस का मतलब क्या? अगर किसी मॉडल का कोड चेंज हुआ, तो कौन कौन से मॉड्यूल पे उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, ये कहाँ से पता चलता है? आरटीएम। क्यों? क्योंकि आरटीएम में एक कॉलम होता है डिपेंडेंसी। यस डिपेंडेंसी कॉलम से ये समझ में आता है कि कौन कौन से मॉड्यूल पे डिपेंड करते हैं। यस यस। जैसे लॉगिन मॉड्यूल पे कौन सा मॉड्यूल डिपेंड करता है? अपडेट प्रोफाइल, लॉगआउट। तो जब जब लॉगिन का कोड चेंज होगा, उसका साइड इफेक्ट किस पे हो सकता है? लॉगआउट, अपडेट प्रोफाइल। तो यस जब 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 लॉगिन का कोड चेंज होगा, रिग्रेशन टेस्टिंग किस पे होगा? अपडेट प्रोफाइल, लॉगआउट। क्योंकि ये दो मॉड्यूल लॉगिन पे डिपेंड करते हैं। यस। हम्म। ओके। व्हाट इज रीटेस्टिंग चेतन? जो आपको समझा वो बताओ। टेक्निकल में नहीं आया तो भी चलेगा, अपनी लैंग्वेज में बोलो। हेलो। हाँ मैम, रीटेस्टिंग मतलब जो प्रीवियसली जो मतलब रीडेवलपमेंट किया हुआ सॉफ्टवेयर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बग्स फिक्स हुए कि नहीं, उसके लिए वो चेक करता है मैम। हम्म। मतलब एज रीटेस्ट। पर। हाँ बोलो बोलो। यस। एज पर यूजर के रिक्वायरमेंट के लिए वो प्रीवियसली जो टेस्ट किया हुआ है, तो उसमें कुछ अगर बग्स वगैरह ये आ रहा है या डिफेक्ट्स वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए रीटेस्ट के लिए अब हम लोग यूज करते हैं, मतलब फुलफिल है कि नहीं वो उसके बाद भी। हम्म। यस। रीटेस्टिंग का मतलब
करेक्ट आपने बोला। रीटेस्टिंग मतलब डिफेक्ट फिक्स हुआ है कि नहीं ये देखना। यस यस। जब भी किसी फंक्शनलिटी को आप टेस्ट करते हो उसमें अगर डिफेक्ट निकलता है तो उस डिफेक्ट को हम लोग रिपोर्ट करते हैं। डिफेक्ट रिपोर्ट हो जाने के बाद जब जब वो डिफेक्ट फिक्स हो जाता है हम लोग चेक करते हैं कि सच में डिफेक्ट फिक्स हुआ है कि नहीं। इसको बोला जाता है रीटेस्टिंग। यस जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें डिफेक्ट मिला था कि स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। यस। हमने डेवलपर को डिफेक्ट रिपोर्ट किया, डेवलपर ने उसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद हमें रीटेस्टिंग करना है। तो रीटेस्टिंग में क्या करेंगे, जाएंगे व्हाट्सएप स्टेटस पे और चेक करेंगे कि अभी वो अपडेट हो रहा है कि नहीं। अगर अभी अपडेट हो रहा है स्टेटस तो इसका मतलब डिफेक्ट फिक्स हुआ। यस। हम्म। हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाएगा तो कोडिंग का भी एग्जांपल दे सकते हैं ना, मतलब कोई भी एक ये नहीं हुआ तो बग्स आया तो उसके वापस रीचेंज करके रीड ये करके फिर। हाँ चल सकता है ना, बट ओके। रीटेस्टिंग में कोडिंग का मत दो पॉसिबली, क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम लोग करते हैं ना। हाँ यस यस। हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म। कोई भी इसका दे सकते हो, जैसे आपने कोई टेस्ट केस रन किया, ओके, तो हाँ वो टेस्ट केस फेल हो गया। क्या फेल हुआ, अगर हमने हमारा एक्सपेक्टेड था कि सर्च करने के बाद सर्च के रिजल्ट डिस्प्ले होने चाहिए, बट यस जब हम लोग कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं तो रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होते, एरर आता है। सर्च में अगर आपने आइटम का नाम एंटर किया तो सर्च होता है। सर्च में आपने आइटम कैटेगरी से लेके आइटम नेम एंटर किया तो सर्च होता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कीवर्ड एंटर किया तो सर्च नहीं होता। यस यस मैम। हम्म। ठीक है। व्हाट इज टेस्ट डेटा? और टेस्ट डेटा का मतलब ना एक मतलब ऐसा टेस्ट डेटा जो इनपुट इंफॉर्मेशन रहता है, इनपुट वेरिएबल वैल्यूज जो रहते हैं जो उसके लिए यूज़ किया जाता है टेस्ट के लिए, मतलब वो प्रॉपरली सफिशिएंट है कि नहीं इसके लिए, वो हम्म। टेस्ट के लिए सफिशिएंट है कि नहीं डेटा वैलिड। टेस्ट डेटा का मतलब जो इनपुट आप टेस्टिंग के लिए ट्राई करते हो उसको टेस्ट डेटा बोलते हैं। यस। कोई भी चीज आप जब करने चाहते हो, टेस्टिंग हाँ। करना है, किसी भी चीज को टेस्ट करना है तो आपको हम्म, डेटा एंटर करना पड़ता है या डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे अभी आपने फेसबुक का क्रिएट अकाउंट बटन ओपन ये किया, हाँ हाँ। अभी क्रिएट अकाउंट पेज पे जो भी आप यहाँ पे एंटर करोगे या सिलेक्ट करोगे वो हाँ। आपका डेटा है। यस यस। जैसे यहाँ पे आप क्या एंटर कर रहे हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, okay, mobile number, new password. So whatever you are entering here is data. यस यस। How do you create this data? अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो चेतन। हाँ मतलब टेस्ट डेटा मतलब जो इसमें ये करते हैं, मतलब कोई भी मतलब एक ऐसा रजिस फॉर्म का पे ये लेके जो उसमें जो सफिशिएंट रिक्वायर्ड है जो चाहिए वो उसमें ये ले सकते हैं हम। जो डेटा वैलिड है उसके लिए जो वैलिड डेटा यूज होता है वो यूज करेंगे डेटा क्रिएट करने के लिए। वैलिड ही यूज करते हैं, इनवैलिड भी ट्राई करते हो? इनवैलिड भी मतलब हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है मतलब इसमें भी। यस। सो डेटा क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? डेटा हम लोग मैन्युअली क्रिएट करते हैं या फिर डेटा क्रिएट करने के लिए टूल भी यूज हो सकता है। मैन्युअली अगर डेटा क्रिएट करना है तो हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जैसे इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, एरर गेसिंग।
yes. What is equivalence class partitioning? Equivalence class. क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग? इसके लिए पढ़ना जरूरी होता है, पता है चेतन, समझा है लेकिन बताते नहीं आता बहुत बार। इसके लिए हाँ, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। yes, yes, sure, मैम. इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग is a BBT technique. It's a black box testing technique. Equivalence partitioning is the black box testing technique to create this data. Equivalence class partitioning में क्या करते हैं हम लोग? In equivalence class partitioning, we identify, first of all, we identify data and the expected output. Then we group together the data, we group the data into, we create groups of data for which the result is same. Then from each group, we take one value, one input and test the application. हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और उसके Yes, बाद क्या करते हैं? ग्रुप्स कैसे बनते हैं? पहले ये सोचो कि क्या क्या इनपुट डालने पड़ेंगे और उसका आउटपुट क्या क्या आएगा। फिर जिन इनपुट के लिए आउटपुट सेम है उन सारे इनपुट्स को हम लोग ग्रुप करते हैं एक क्लास में। yes. और टेस्टिंग के टाइम पे हर क्लास में से एक एक वैल्यू लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं। Mm. तो ईसीपी क्यों यूज करते हैं? ईसीपी इज यूज टू रिड्यूस द डेटा। हर वैल्यू के लिए टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। Yes, हर इनपुट के लिए टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो डेटा कम करने के लिए क्या करते हैं? ईसीपी। व्हाट इज बीवीए? बीवीए स्टैंड्स फॉर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। mm, In case of boundary value, we take the values from the boundaries. हम लोग क्या करते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में? एप्लीकेशन की बाउंड्रीज से डेटा सिलेक्ट करते हैं। ओके क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन की बाउंड्री पे डिफेक्ट आने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि बाउंड्रीज पे एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज होता है, तो बाउंड्री पे डिफेक्ट मिलने का चांस ज्यादा है। yes. ओके सो जैसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैसे किया जाता है? जैसे समझो इंडिया में वोटिंग के लिए एज है। वोटिंग के लिए एज क्या है इंडिया में? 18। 18. 18 की से नीचे जाते हो तो वोटिंग अलाउड नहीं होगा। Yes, 18 से ऊपर जाते हो तो वोटिंग अलाउड है। yes, सो यहाँ पे बाउंड्री किस पे? 18 पे। सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? वी टेस्ट फॉर 18 बाउंड्री, 18-1, 18+1। yes, yes. उसके Hello. बाद और क्या बताऊं? एरर गेसिंग क्या होता है? एरर जैसे मतलब जो हम लोग ने कुछ ये कर रहे हैं किससे मतलब कोडिंग पे या कोई भी मतलब इस पे उसमें मतलब एरर क्या आ सकता है उसमें मतलब एक पर्टिकुलर कोड कंपाइल होने के बाद क्या एरर आ सकता एरर्स गेस करना बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इंट्यूशन। So error guessing technique is an experience-based technique which is used by experienced testers. है? यस. So here the data is created based on the previous experience. What is positive and negative testing?
Write an example of negative test case. पॉजिटिव टेस्टिंग और नेगेटिव टेस्टिंग क्या है? एक नेगेटिव टेस्ट केस लिख के दिखाओ। बताओ, पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होती है, क्यों किया जाता है? नेगेटिव टेस्टिंग क्या होती है, क्यों किया जाता है? पॉजिटिव टेस्टिंग का मतलब टेस्टिंग विथ वैलिड डेटा। वैलिड डेटा से टेस्टिंग क्यों किया जाता है? ताकि ये समझ में आए कि एप्लीकेशन जैसा रिक्वायरमेंट्स में दिया है वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर मुझे ये देखना है कि एप्लीकेशन जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा वर्क हो रहा है कि नहीं एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको वैलिड डेटा के लिए टेस्ट करेंगे। यस। इनवैलिड नेगेटिव टेस्टिंग का मतलब टेस्टिंग विद इनवैलिड डेटा। इनवैलिड डेटा से टेस्ट क्यों किया जाता है? ये देखने के लिए कि अगर यूजर गलती से कुछ गलत डेटा एंटर करता है तो एप्लीकेशन उसको हैंडल करता है। यस यस। ओके। उसके बाद क्या बताऊं, क्या पूछूं? पलश हो गया क्या? मैम आप करवा लो आगे का, मैं 5 मिनट लगेगा मेरे को। और 5 मिनट है क्या? बस हो ही गया ऑलमोस्ट। ओके। ओके। मुझे वाईफाई दीजिए तो थोड़ा सा। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। इसे यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए 5G का दिखा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। थोड़ा वाईफाई होने प्रॉब्लम होता है, जहाँ वाईफाई होता है वहाँ नेटवर्क। मेरा तो अच्छा ही आ रहा है, जियो का मेरा 3 ही चल रहा है अच्छा। मैं काम कर रहा हूँ। ये देखो, हाँ, क्या बता रही थी चेतन मैं आपको? ओके, तो हमने ये ये देखा। अभी हाँ। नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ यूज केस? A use case is nothing but it's one way to write requirements. In use case, we specify, we describe the user interaction with the application. Use case describes the user interaction with the application. यस मैम। What is a use case? Action with the right test cases. Yes, it is a way use case describes the user interaction with the application. For example, in case of ATM machine, we can withdraw cash. So cash withdrawal is a use case. उसके बाद we can deposit money, we can generate PIN number, change PIN number.
We can inquire for balance. सिर्फ बैंकिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल है क्या? आप कोई भी बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे यूज केस क्या होगा? चैट में आप क्या कर सकते हैं? मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, यस। है ना, डिलीट कर यस। सकते हैं। तो एज ए यूजर हम लोग मैसेज रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, वो सारे यूज केस हैं। जो भी हम लोग एप्लीकेशन में कर सकते हैं वो यूज केसेस है। एप्लीकेशन में जो जो चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं उसको यूज केस बोला जाता है। यस मैम। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये लिखो। हाँ यस मैम, नोट डाउन दैट। आपको मेल कंपोज करना है, सेंड करना है, लेकिन सेंड किसको करना है? गलत ईमेल आईडी को। यस। तो वो क्या होगा? निगेटिव डिस्कस करना बेसिकली आप। यस। डिलीवरी फेल का मैसेज आ जाएगा अगर गलत मेल आईडी पे ये करेंगे तो ऐसे। एक डिस्कस लिखो चेतन, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, एक लिखा तो भी चलेगा। मैं लिख के दिखाऊं? आपका हो गया तो बताना मुझे, फिर हाँ मैं मैम, लिख। मैं कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड।
हेलो। अब बोलो चेतन। चेक चैट बॉक्स में हाँ मैं नेगेटिव टेस्ट। वेरी गुड। यहाँ पे आपने करेक्ट लिखा है, लेकिन क्या बोलते हैं, ओपन जीमेल, कंपोज मेल, सेंड, सेंड पे सेंड क्लिक करना रह गया। ओके ओके हाँ बाकी करेक्ट है। ओके मैम, आई विल चेक दैट। गुड गुड चेतन। हो गया तुम्हारा पलाश? हाँ मैम हो गया। चलो गुड, थैंक यू। शैल आई कंटिन्यू? हाँ मैम। यस। चलो, अभी हमने ये देखा कि डिफेक्ट क्या होता है, उसके लिए 5 कौन कौन से रूल्स है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट क्यों आते हैं। ओके, एप्लीकेशन में डिफेक्ट आने का रीजन क्या है, ये आपको ऑलरेडी मैंने आपका हो चुका है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 जो पढ़ा था तब मैंने बताया था कि एप्लीकेशन में डिफेक्ट क्यों आते हैं। एप्लीकेशन में डिफेक्ट क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत सारे एसडीएलसी के चैलेंजेस है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है। उन चैलेंजेस की वजह से या टीम मेंबर्स की गलतियों की वजह से एप्लीकेशन में क्या आते हैं, इश्यूज आते हैं। ओके, सो पहला क्या चैलेंज है रिक्वायरमेंट फेज में? रिक्वायरमेंट अनक्लियर होती है, मिसिंग होती है, बहुत बार रिक्वायरमेंट कंफ्यूजिंग होती है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो एप्लीकेशन डेवलप हो वो गलत डेवलप हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर क्लियर नहीं रही तो एप्लीकेशन गलत डेवलप होगा। उसके बाद डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या हो सकता है? डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर डिजाइन एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर प्लान है वो कॉम्प्लेक्स है तो एप्लीकेशन स्लो हो सकता है। एप्लीकेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की गई है वो काफी पुरानी है, तो हो सकता है आगे जल्दी ही वो आउटडेट हो जाए। तो जब आप एप्लीकेशन में एनहांसमेंट करना है, आपको नए फीचर ऐड करना है, हो सकता है तब तक आपका जो टेक्नोलॉजी था एप्लीकेशन का वो आउटडेट हो चुका हो। ओके, आपको नए फीचर्स ऐड करना है लेकिन तब तक क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाए। कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कोडिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आता है एसडीएलसी चैलेंजेस में? हमारे पास जो कोडर्स है, डेवलपर्स है, वो स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोडिंग में बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। बार बार कोड चेंज करना पड़ रहा है, उसकी वजह से नए डिफेक्ट आ सकते हैं। टेस्टिंग फेज में भी चैलेंजेस है। टेस्टिंग फेज में चैलेंजेस क्या है, जो टेस्टर्स है उनको डोमेन नॉलेज नहीं पता, उनको डोमेन का नॉलेज नहीं है, उनको टूल्स का नॉलेज नहीं है, हो सकता है वो टूल यूज ना कर पाए। सो जो डेवलपर्स है उनको कोडिंग नॉलेज कम, डेवलपर्स जो है, सॉरी मैं क्या बता रही थी, टेस्टिंग वालों का, हाँ। तो टेस्टिंग वालों का एक चैलेंज क्या हो सकता है, जो टेस्टर्स है उनको डोमेन नॉलेज नहीं है, एप्लीकेशन नॉलेज नहीं है, तो वो एप्लीकेशन को हो सकता है अच्छे से टेस्ट ना कर पाए। कुछ डिफेक्ट्स ऐसे के ऐसे रह जाए जो टेस्टिंग टीम ने फाइंड आउट नहीं किए। उसके बाद मेंटेनेंस में क्या हो सकता है, डिप्लॉयमेंट में क्या चैलेंज हो सकता है, कस्टमर साइड पे एनवायरनमेंट अलग था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन अलग था, उस अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जाए तो हो सकता है एप्लीकेशन अच्छे से काम ना करे। उसके बाद मेंटेनेंस में क्या चैलेंज हो सकता है, बार बार कोड चेंज होना, बार बार कोड को मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है। अगर बार बार कोड अपडेट होता गया
तो नए डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। सो बार बार रिक्वायरमेंट, कोड, डिजाइन, इनको चेंज, जो भी चेंज हो रहा है उसको मैनेज करना हो सकता है। जो बार बार चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से नए डिफेक्ट्स क्रिएट हो। सो ये किससे रिलेटेड है? आपका सेकंड चैप्टर से, एसडीएलसी चैलेंजेस। एप्लीकेशन में डिफेक्ट क्यों आते हैं? क्योंकि इन एवरी फेज ऑफ एसडीएलसी देयर आर सर्टेन challenges. Because of the challenges in SDLC phases and the mistake done by the team members, issues come into the application. These issues are called as defect or bug. Okay? समझा है? चेतन, पलश? यस मैम। यस मैम। चलो, डिफेक्ट रिपोर्टिंग। अभी डिफेक्ट रिपोर्ट करते हैं टाइप पे क्या क्या लिखना चाहिए डिफेक्ट रिपोर्ट में? डिफेक्ट रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट रिपोर्ट करते टाइम पे हम लोग डिफेक्ट के सारे डिटेल डिफेक्ट रिपोर्ट में ऐड करते हैं, ताकि जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग हैं उनको एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पता चले। डिफेक्ट रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड लोग हैं उन सबको एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम है ये पता होना चाहिए। सो उसके लिए डिफेक्ट्स रिपोर्ट करने चाहिए। तो डिफेक्ट रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या मेंशन करते हैं? डिफेक्ट रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या मेंशन करते हैं? वी मेंशन डिफेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, मॉड्यूल नेम, सब मॉड्यूल नेम। ओके। डिफेक्ट रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? डिफेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, कौन से एप्लीकेशन में डिफेक्ट मिला उस एप्लीकेशन का नाम। सो डिफेक्ट का आईडी, कौन से एप्लीकेशन में डिफेक्ट मिला उस एप्लीकेशन का नाम, कौन से मॉड्यूल में डिफेक्ट मिला उसका नाम। उसके बाद सब मॉड्यूल नेम, कौन से पेज पे डिफेक्ट मिला उस पेज का नाम। फेज, फेज का मतलब क्या? आपने कौन सा टेस्टिंग किया जिसमें डिफेक्ट मिला? आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे थे कि सिस्टम टेस्टिंग कर रहे थे? आपको डिफेक्ट कहाँ पे मिला, किस में मिला? फेज का मतलब क्या? लेवल ऑफ टेस्टिंग। आप कौन सा टेस्टिंग कर रहे थे जिसमें डिफेक्ट मिला? टाइप ऑफ डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट आप रिपोर्ट कर रहे हो वो किस टाइप का है। उसके बाद सिविरिटी, प्रायोरिटी, डिफेक्ट का सिविरिटी क्या है, डिफेक्ट का प्रायोरिटी क्या है। सिविरिटी और प्रायोरिटी का मतलब क्या? डिफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, डेंजरस है। सिविरिटी प्रायोरिटी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। देखो अभी सिविरिटी, तो सिविरिटी बता रही हूं आपको, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो अभी के लिए सिविरिटी प्रायोरिटी का मतलब क्या है? डिफेक्ट कितना खतरनाक है। समरी, समरी मतलब डिफेक्ट का एक लाइन में डिस्क्रिप्शन, डिफेक्ट का टाइटल, सब्जेक्ट लाइन डिफेक्ट की। डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन में डिफेक्ट का डिटेल आता है, जिससे डिफेक्ट कैसे मिला, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, एक्चुअल आउटपुट क्या आया, डिफेक्ट का स्टेटस क्या है। डिफेक्ट के स्टेटस में डिफेक्ट लाइफ साइकिल का स्टेट आएगा। जैसे जब आप डिफेक्ट रिपोर्ट करते हो डिफेक्ट का स्टेटस होता है न्यू, या कभी कभी डिफेक्ट का स्टेटस क्या होता है स्टार्टिंग में ओपन, उसके बाद डेवलपर डिफेक्ट को फिक्स करता है, फिर वो क्लोज होता है। स्टेटस का मतलब क्या? डिफेक्ट लाइफ साइकिल स्टेट। डिफेक्ट का लाइफ साइकिल का स्टेट क्या है, क्या वो नया डिफेक्ट है या फिक्स हो चुका है, तो वो स्टेटस होता है डिफेक्ट का। जब हम लोग डिफेक्ट रिपोर्ट करते हैं तो डिफेक्ट का स्टेटस क्या होता है? न्यू। रिपोर्टेड बाय ऑन, डिफेक्ट किसने रिपोर्ट किया, कब रिपोर्ट किया। असाइन टू, डिफेक्ट किसको असाइन होता है? डेवलपर को फिक्सिंग के लिए, डेवलपर का नाम आएगा। हमें डेवलपर का नाम नहीं डालना है, डेवलपर का नाम कौन डालेगा? मैनेजर। हमें इसको खाली छोड़ना है।
CC2, आप मेल में CC करते हो ना, CC को किसी को रखना है CC में तो आप रख सकते हो। जब भी आप डिफेक्ट रिपोर्ट करते हो CC में किसी को रखना है तो आप रख सकते हो। समझा है? एक बार देख लो। ये समझा है क्या ये? हेलो यस यस। पलश, समझा है पलश? हाँ मैम। ओके, ये देखो मैं डिफेक्ट रिपोर्ट बताती हूँ आपको कैसे करना है डिफेक्ट रिपोर्ट। ये देखो डिफेक्ट रिपोर्ट, दिख रहा है? इसका साइज बड़ा करो। ये देखो डिफेक्ट आईडी कैसे लिखा है, डिफेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मॉड्यूल का नाम क्या है, किस में डिफेक्ट मिला, ओके, एप्लीकेशन में कहाँ पे डिफेक्ट मिला, अटैचमेंट में डिफेक्ट मिला, कौन से टेस्टिंग कर रहे थे जिसमें डिफेक्ट मिला, कौन सा टेस्टिंग कर रहे थे जिसमें डिफेक्ट मिला, डिफेक्ट किस टाइप का डिफेक्ट है, पढ़ो इसको। डिफेक्ट का सब्जेक्ट लाइन, सिविरिटी, प्रायोरिटी, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा। समरी का मतलब क्या? डिफेक्ट का सब्जेक्ट लाइन, जैसे ईमेल में आप शॉर्ट में लिखते हो सब्जेक्ट लाइन में,
वैसे डिफेक्ट के बारे में शॉर्ट में कहाँ लिखा जाता है? समरी। उसके बाद में डिफेक्ट का डिटेल में डिस्क्रिप्शन। डिटेल डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? आपने क्या किया था जिससे डिफेक्ट मिला, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, एक्चुअल आउटपुट क्या आया, फिर डिफेक्ट का स्क्रीनशॉट। डिफेक्ट का प्रूफ देना पड़ता है आपको। सो डिफेक्ट का प्रूफ कैसे दोगे? डिफेक्ट का स्क्रीनशॉट अटैच करो। ठीक है, समझ में। यस चेतन, आपको समझा है? यस यस मैम। ओके, देखो दूसरा डिफेक्ट भी रिपोर्ट किया हुआ है। कौन सा, किससे लॉगिन किया था, यूजर नेम क्या था, पासवर्ड क्या था? यस, समझा है पलश? चेतन, यस मैम। पलश? हाँ मैम, समझ रहे। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। अभी डिफेक्ट सीवियरिटी क्या है, डिफेक्ट प्रायोरिटी क्या है? सो डिफेक्ट का सीवियरिटी क्या होता है, डिफेक्ट का प्रायोरिटी क्या होता है? डिफेक्ट सीवियरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बीमारी के बारे में आप बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, ओ माय गॉड इट्स अ सीवियर प्रॉब्लम। कैंसर, ओ माय गॉड इट्स अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम। पैरालिसिस, ओ माय गॉड इट्स अ सीवियर प्रॉब्लम। सो ये सीवियर प्रॉब्लम क्या है? इनको सीवियर क्यों बोलते हैं? मुझे जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, तो मैं इसको सीवियर बोलूंगी क्या? सिर दुख रहा है, सीवियर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? सर्दी जुकाम जो वेदर चेंज की वजह से हो जाता है, या सिर दुखता है,
ओके, सर्दी की वजह से या कुछ अपने एसिडिटी की वजह से सिर दुखता है कभी कभी, तो इसको सीवियर नहीं बोलते। सर्दी जुकाम कभी भी सीवियर नहीं होता, भले ही कितनी भी सर्दी हो गई हो। ओके, सीवियर हम लोग किसको बोलते हैं? हार्ट अटैक को, ओके, या फिर कैंसर को, या फिर पैरालिसिस को। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से किसी का डेथ हो सकता है। सर्दी की वजह से किसी का डेथ नहीं होता। सर्दी को ठीक करने के लिए दवाई नहीं भी ली तो भी ठीक हो जाता है। आपने थोड़ा गर्म पानी पिया, स्टीम लिया तो ठीक हो जाता है सर्दी। ओके, बट हार्ट अटैक, पैरालिसिस या कैंसर जैसी बीमारियां है, ये ठीक तो होती है, बट इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इजी नहीं है, ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। ऊपर से अगर नहीं बच मतलब ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, इंसान बच जाता है, नहीं तो फिर ट्रीटमेंट अगर नहीं, लास्ट स्टेज है तो लास्ट स्टेज में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सीवियर बोलते हैं, राइट। सो सीवियर जैसे मैंने अभी बताया कि कैंसर या हार्ट अटैक, या इसको हम लोग सीवियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खतरनाक बीमारियां हैं, मतलब उनको ठीक करना पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होता है ना, इतना इजी नहीं है ना। ट्रीटमेंट लेने के लिए बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, तब वो ट्रीटमेंट हो जाती है, ऑपरेशन करना पड़ता है तो ठीक होता है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए उसको खतरनाक बोलते हैं। तो जैसे हम लोग डिफेक्ट बीमारियों के लिए सीवियर वर्ड यूज करते हैं, वैसे सीवियर वर्ड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? डिफेक्ट के लिए। कभी कभी क्या होता है, कोई डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो सच में डेंजरस है। कुछ कुछ डिफेक्ट जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े डिफेक्ट्स होते हैं, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? डेंजरस डिफेक्ट्स, सीवियर डिफेक्ट्स। जैसे एप्लीकेशन क्रैश होना, एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन काम तो करने के लिए स्टार्ट करते हैं लेकिन हैंग होता रहता है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स है। ओके, कुछ कुछ डिफेक्ट सच में कैसे होते हैं? जैसे बीमारियों के लिए हम लोग सीवियर वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही एप्लीकेशन के डिफेक्ट्स के लिए। अगर एप्लीकेशन काम ही नहीं कर रहा है या क्रैश हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी सीवियर डिफेक्ट्स। जैसे देखो ये प्रॉब्लम्स है, इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम आ रहा है तो उस डिफेक्ट का सीवियरिटी क्या रहेगा? वेरी हाई। सीवियरिटी के 4 लेवल्स है, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस डिफेक्ट की सीवियरिटी क्या रहेगी? हाई, वेरी हाई। जैसे सिस्टम क्रैश, एप्लीकेशन का डेटा लॉस हो रहा है, डिफेक्ट की वजह से एप्लीकेशन का पूरा डेटा लॉस हो रहा है, डेटाबेस करप्ट हो रहा है, एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन बार बार हैंग होते रहता है, एप्लीकेशन अपने आप बंद हो जाता है, नो वर्क अराउंड अवेलेबल, कुछ कर नहीं पा रहे एप्लीकेशन को यूज, सिक्योरिटी ब्रीचेस, एप्लीकेशन का डेटा लीक हो रहा है। तो ये इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस डिफेक्ट का सीवियरिटी क्या है? वेरी हाई। जैसे अगर एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, एप्लीकेशन बार बार क्रैश हो रहा है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन स्टेबल नहीं है। अगर एप्लीकेशन स्टेबल नहीं है तो उसकी सीवियरिटी क्या है? वेरी हाई। ऐसे डिफेक्ट हमको हमें कहाँ मिलता है? स्मोक एंड सैनिटरी टेस्टिंग। एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, बार बार बंद हो रहा है, ओके, एप्लीकेशन बार बार हैंग हो जा रहा है, एप्लीकेशन बार बार क्रैश हो जा रहा है। सो ऐसे डिफेक्ट हमें कहाँ मिलते हैं? स्मोक और सैनिटरी टेस्टिंग में। इन डिफेक्ट का सीवियरिटी क्या होता है? वेरी हाई। स्मोक और सैनिटरी टेस्टिंग में जो डिफेक्ट मिलते हैं उनका सीवियरिटी वेरी हाई होता है, प्रायोरिटी भी वेरी हाई होता है। तो इसके लिए जब जब स्मोक और सैनिटरी टेस्टिंग में डिफेक्ट मिलते हैं, हमें टेस्टिंग को क्या करना पड़ता है? रोकना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। अगर स्मोक और सैनिटरी टेस्टिंग में डिफेक्ट मिला तो हम लोग टेस्टिंग को क्या करते हैं? पॉज करते हैं, पॉज, होल्ड। जब तक स्मोक और सैनिटरी टेस्टिंग का डिफेक्ट फिक्स नहीं हो जाता तब तक उसको क्या करते हैं? होल्ड पे रखते हैं। जैसे स्मोक डिफेक्ट फिक्स हो जाएगा, स्मोक और सैनिटरी टेस्टिंग वापस से किया जाएगा। अगर पास होती है स्मोक और सैनिटरी टेस्टिंग तभी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं।
उसके बाद एप्लीकेशन गलत आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, एप्लीकेशन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने जाओ तो एरर्स दिखाता है, एप्लीकेशन में कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी प्रेजेंट ही नहीं है, एप्लीकेशन जैसा आउटपुट देना चाहिए वैसा नहीं दे रहा है, बहुत स्लो हो रहा है एप्लीकेशन, तो ये भी क्या है, डिफेक्ट्स है। अगर एप्लीकेशन गलत आउटपुट दे रहा है, ओके, बहुत ज्यादा स्लो है, तो उसको उसका डिफेक्ट का सिवियरिटी क्या है, हाई। अगर एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी मिसिंग है तो उसका सिवियरिटी क्या है, हाई। ओके, अगर एप्लीकेशन गलत रिजल्ट दे रहा है, उसमें कोई चीज मिसिंग है, तो उसका सिवियरिटी क्या है, हाई। अगर एप्लीकेशन में गलत एरर मैसेजेस आ रहे हैं या गलत मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसका सिवियरिटी क्या है, मीडियम। अगर एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत स्लो है एप्लीकेशन, तो उसका सिवियरिटी मीडियम है। अगर एप्लीकेशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसका सिवियरिटी लो है। ओके, अगर एप्लीकेशन में अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, दिखने में एप्लीकेशन अच्छा नहीं है, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, इमेजेस पूरी दिखती नहीं है अच्छे से, इमेजेस क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब ये डिफेक्ट है, डिफेक्ट है तो उसका सिवियरिटी क्या है, लो। अगर एप्लीकेशन में स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर्स है, या कॉस्मेटिक फ्लॉज है, कॉस्मेटिक फ्लॉ मतलब यूजर इंटरफेस रिलेटेड डिफेक्ट्स, तो इनका सिवियरिटी बहुत कम है, लो सिवियरिटी। जैसे एप्लीकेशन में जो पिक्चर्स है, फोटोज है, इमेजेस है, वो प्रॉपरली दिखती नहीं है। एप्लीकेशन में जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट मतलब जैसे ये देखो, ये कहाँ पे है, राइट में है, लॉगिन पेज देखो राइट में है, एक के नीचे एक कैसे अच्छा दिख रहा है। अगर समझो ये जो लॉगिन बटन है वो सेंटर में नहीं है, कॉर्नर में है, ये टेक्स्ट बॉक्स लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो दिखने में अजीब दिखता। अगर ऐसा दिख रहा है तो वो भी डिफेक्ट है, उसका सिवियरिटी क्या होगा, लो। ओके, क्या बताया मैंने, अगर समझो लॉगिन वाला बटन जो है वो लेफ्ट में होता, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये सेंटर में है, तो दिखने में अच्छा नहीं दिखता, तो वो भी एक डिफेक्ट है, उसका सिवियरिटी क्या रहेगा, लो। सिवियरिटी फिक्स होती है, अगर सिस्टम क्रैश हो रहा है तो सिवियरिटी वेरी हाई ही रहेगा, अगर एप्लीकेशन में गलत मैसेज आ रहा है तो उसका सिवियरिटी मीडियम ही रहेगा, अगर एप्लीकेशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसका सिवियरिटी लो ही रहेगा, अगर एप्लीकेशन गलत रिजल्ट दे रहा है तो उसका सिवियरिटी हाई रहेगा। सिवियरिटी हमेशा फिक्स है। सिवियरिटी कौन असाइन करता है, टेस्टर। व्हाट इज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब डिफेक्ट को कब फिक्स करना चाहिए, प्रायोरिटी कौन असाइन करता है, जनरली डेवलपर, डेवलपर असाइन करता है। प्रायोरिटी मतलब डिफेक्ट को कब कितना अर्जेंटली फिक्स करना है। कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएट फिक्सिंग करना पड़ता है, तुरंत फिक्स करना पड़ता है। ओके, सो वेरी हाई प्रायोरिटी का मतलब क्या, इमीडिएट फिक्स। जो स्मोक और सैनिटरी टेस्टिंग में डिफेक्ट मिलते हैं उनका प्रायोरिटी क्या होता है, वेरी हाई, उनको जल्दी फिक्स करना पड़ता है। हाई प्रायोरिटी का मतलब रिलीज के पहले फिक्स करना है, मीडियम प्रायोरिटी का मतलब टाइम मिले तब फिक्स करना चाहिए, और लो प्रायोरिटी का मतलब नहीं फिक्स हुआ तो भी चलेगा। क्या बताया मैंने, प्रायोरिटी की 4 लेवल्स है। वेरी हाई प्रायोरिटी का मतलब तुरंत फिक्स करना है, हाई प्रायोरिटी का मतलब रिलीज के पहले फिक्स होना चाहिए, मीडियम प्रायोरिटी मतलब टाइम मिले तो फिक्स होना चाहिए, और लो प्रायोरिटी मतलब नहीं फिक्स हुआ तो भी चलेगा।
सो प्रायोरिटी क्या बताता है? डिफेक्ट कब फिक्स करना है, कितना जल्दी डिफेक्ट फिक्स करना है। गाइस जरूरी नहीं है कि जिस डिफेक्ट का सिविलिटी ज्यादा है उसका प्रायोरिटी भी ज्यादा रहेगा। क्या बोला मैंने? जरूरी नहीं है कि जिस डिफेक्ट का सिविलिटी ज्यादा है उसका प्रायोरिटी भी ज्यादा रहेगा। हो सकता है कि डिफेक्ट का सिविलिटी लो है लेकिन उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, पहले पेज पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यूजर क्या दिखने में कितना गलत इंप्रेशन होगा। स्पेलिंग मिस्टेक का सिविलिटी क्या है? लो, लेकिन वो पहले पेज पे है। सोचो, यूजर बहुत बार विजिट करेगा फर्स्ट पेज पे, अगर पहले पेज पे बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उनको जल्दी फिक्स करना पड़ेगा। उनका प्रायोरिटी क्या रहेगा? वेरी हाई। तो सिविलिटी क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक की लो, लेकिन अगर वो फर्स्ट पेज पे है तो उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है? सिविलिटी फिक्स है, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सिविलिटी ये है, लेकिन प्रायोरिटी चेंज होती है। ऐसे डिफेक्ट्स जो बहुत ज्यादा विजिबल हो, जो बार बार आते हो, उनका उनका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। ऐसे डिफेक्ट जो ज्यादा दिखाई पड़ सकते हैं, जो बार बार आते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिंग रुका हुआ है, उनको पहले फिक्स करना पड़ता है। अगर ऐसा कोई डिफेक्ट है जो पहले दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट पेज पे है, तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा है। ऐसा डिफेक्ट है जो लास्ट पेज पे है, कभी दिखाई नहीं देगा, तो उसका प्रायोरिटी कम है। जितना कोई डिफेक्ट दिखाई दे सकता है उतना उसका प्रायोरिटी बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? अगर वो डिफेक्ट पहले पेज पे है तो उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अगर लास्ट पेज पे कहीं तो भी है जिसमें कोई यूजर हार्डली आता है तो उसका प्रायोरिटी कम है। उसकी जो दिखाई पड़ने वाले डिफेक्ट है उनका वो जल्दी फिक्स करना पड़ता है। जो ऐसे डिफेक्ट है जो दिखाई नहीं देंगे, समझ में भी नहीं आएंगे, उनको कभी भी फिक्स कर सकते हैं जब टाइम मिले। कुछ कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जिनका सीवियरिटी भी हाई है, प्रायोरिटी भी हाई है। जैसे एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी मिसिंग है, एप्लीकेशन में रिव्यू ऑप्शन नहीं है, फीडबैक ऑप्शन नहीं है, तो उसका सीवियरिटी हाई है, इसका प्रायोरिटी भी हाई रहेगा। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल देती हूँ मैं सीवियरिटी प्रायोरिटी का। अगर समझो यूजर का रिक्वायरमेंट है 1000 कॉपीज का, 1000 कॉपीज प्रिंट होने चाहिए सिस्टम से। कैपेसिटी एप्लीकेशन का बताया गया कि 2000 कॉपीज का है। यूजर का रिक्वायरमेंट कितने कॉपीज प्रिंट होने चाहिए? 1000 कॉपीज। कैपेसिटी कितना बताया गया? 2000 कॉपीज का, मतलब 2000 कॉपीज प्रिंट हो सकते हैं। लेकिन जब 2000 कॉपीज प्रिंट होते हैं तो सिस्टम क्रैश होता है। तो डिफेक्ट का सीवियरिटी क्या रहेगा, प्रायोरिटी क्या रहेगा? अभी सीवियरिटी क्या रहेगा? सिस्टम क्रैश हो रहा है, तो ऑफकोर्स सिस्टम का सीवियरिटी क्या, मतलब इस प्रॉब्लम का सीवियरिटी क्या है? वेरी हाई। सिस्टम क्रैश मतलब सीवियरिटी फिक्स है, क्रैश हो रहा है मतलब वेरी हाई सीवियरिटी। इसका प्रायोरिटी क्या रहेगा? प्रायोरिटी मीडियम रहेगा या लो रहेगा? क्यों? अरे यूजर का रिक्वायरमेंट 1000 कॉपीज का है, 1000 कॉपीज पे कोई डिफेक्ट आ रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं। प्रॉब्लम कब आ रहा है? 2000 कॉपीज पे। तो 2000 कॉपीज की जरूरत है क्या यूजर को? नहीं ना। तो ये डिफेक्ट कभी भी फिक्स कर सकते हैं, इतना अर्जेंट नहीं है। अगर 1000 कॉपीज पे डिफेक्ट आता तो उसको जल्दी फिक्स करना पड़ता, क्योंकि यूजर का रिक्वायरमेंट 1000 कॉपीज का है। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। चेतन, हेलो हेलो हेलो। चेतन, आ रहा है समझ में?
क्या हो गया? चेतन, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हाँ हाँ, यस यस मैम, आ रहा है। ओके, समझा मैं। ठीक है, नेटवर्क इशू है मैम थोड़ा सा एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। सो ये सीवीरिटी प्रायोरिटी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवीरिटी एंड प्रायोरिटी? डिफरेंस क्या है सीवीरिटी प्रायोरिटी का? सीवीरिटी प्रायोरिटी का डिफरेंस क्या है? पहला, सीवीरिटी असाइन बाय टेस्टर। प्रायोरिटी असाइन बाय, सीवीरिटी जनरली बोलो, हाँ, जनरली असाइन बाय टेस्टर। जनरली यूज करना अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी किसी किसी कंपनी में ये हो सकता है टेस्टर ना करे, टेस्ट लीडर करे, तो इसके लिए जनरली यूज करो आंसर में। सीविरिटी क्या बताता है? इम्पैक्ट ऑफ बग। जो डिफेक्ट जितना खतरनाक होगा उसकी सीविरिटी ज्यादा होगी। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ये बताता है कि डिफेक्ट को कब फिक्स करना चाहिए। फिर सीविरिटी प्रायोरिटी का डेफिनेशन आप दे सकते हो। सीविरिटी जनरली फिक्स होती है। सिस्टम क्रैश बोला, सीविरिटी वेरी हाई रहेगा। स्पेलिंग मिस्टेक बोला, सीविरिटी लो रहेगा। फंक्शनलिटी गलत रिजल्ट दे रहा है, सीविरिटी हाई, सो सीविरिटी फिक्स है, बट प्रायोरिटी चेंज होता है। प्रायोरिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? विजिबिलिटी ऑफ डिफेक्ट। सिविरिटी फिक्स होता है, ये प्रॉब्लम है तो उसका सिविरिटी फिक्स है। सिस्टम क्रैश है, फिक्स है, हाई सिविरिटी। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्लो है, सिविरिटी हाई। एरर मैसेज गलत आ रहा है, सिविरिटी मीडियम, तो सिविरिटी फिक्स है। प्रायोरिटी किसके कैसे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? जितना कोई डिफेक्ट ज्यादा दिखाई पड़ेगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा। जो डिफेक्ट कम दिखाई पड़ सकता है उसका प्रायोरिटी लो है। जो डिफेक्ट बार बार आ रहा है उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा। जो डिफेक्ट कभी तो भी आ सकता है उसका प्रायोरिटी कम है। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। चेतन, पलश,
हाँ यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। चेतन, पलश, हेलो। हाँ शायद यस मैम। शायद से कल क्लास नहीं है। 1 मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ। 1 मिनट, अभी बता देती हूँ, क्योंकि चेतन ग्रुप में नहीं है। पलश का मैं बता सकती हूँ, पलश को, क्योंकि वो ग्रुप में है। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, कल क्लास नहीं है गाइस। हेलो चेतन, हाँ यस मैम। पलश, कल क्लास नहीं है। ठीक है मैम। मंडे को आना है आपको। ठीक है मैम। ठीक है, मंडे को। चेतन, पलश, हाँ यस यस मैम। ठीक है। ओके, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड। एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो। ठीक है मैम। बाय।